हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें देखिए क्या क्या है, KVS PRT टेस्ट सीरीज। यानी कि KVS जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसका PRT का टेस्ट होता है, तो उसमें एक टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज है KVS PRT टेस्ट सीरीज। आप पुस्तक देख पा रहे होंगे, बुक है जिसमें 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। MCQ बोथ इन हिंदी, बेसिकली हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। और ये लिखा है प्रतीक शिवालिक जी ने, इस बुक को लिखा है, जो इसके ऑथर हैं। और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचिंग की फील्ड में 8 वर्ष का इन्हें अनुभव है। और इनकी 3rd रैंक रही थी आपकी DSSB एग्जाम में, आप पुस्तक में दिख रहा होगा आपको आई थिंक। और रैंक रही थी KVS में 4th, और साथ ही 7 टाइम जो है CTET क्रैक हैं, यानी कि टॉपर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा अनुभव है, और बेसिकली जिसे अनुभव जिस फील्ड का होता है वो उसमें उतना बेहतर कार्य कर पाता है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इसके जो 20 टेस्ट हैं वो फ्री में दिए हैं, ठीक है ना। जो हम आज डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन लाए हैं जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF है, तो उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और साथ ही अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं तो आप अमेजोन से ऑर्डर भी कर पाएंगे, उसका लिंक भी हम आपको नीचे दें, वहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। हमारी राय यही रहेगी कि आप PDF की अपेक्षा PDF देखें, लेकिन जो पढ़ना है आपको वो पुस्तक ही आप मंगाएं, क्योंकि अगर प्रिंट भी निकलवाएंगे आप तो 400-500 रुपये से कम का नहीं पड़ेगा। और पुस्तक क्या है, आपकी जो अमूल्य आँखें हैं ये आपकी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि आँखें आपकी जो है जीवन भर साथ देने वाली हैं। और 400-500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, ठीक है ना। तो ये रहा किताब के बारे में। और जनरल हिंदी हम इसका पार्ट डिस्कस करेंगे, सेट A है इसका ये, ठीक है ना। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगी, 4 ऑप्शन हैं तो चारों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से चलेगी, सेट रहेगा A से लेकर T तक, यानी 20 सेट हम डिस्कस करेंगे। इसमें 10 प्रश्न हैं आपके, ठीक है। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और निवेदन जैसे आपसे करते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और साथ ही शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा जो कंटेंट है इसका क्रेडिट जाता है प्रतीक शिवालिक जी के लिए। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, सीरीज का हमारा 11वां प्रश्न है सेट का। तो इसमें पूछा गया है, सिर से लेकर पैरों तक के लिए एक उपयुक्त शब्द है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर बताना है कि जो सिर से लेकर पैर तक होता है उसका एक शब्द क्या रहेगा। पाद मस्तक, अपाद मस्तक, या आपाद मस्तक, या फिर सिर पैर। तो देखिए ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें हिंदी का। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है बताइए क्या। देखिए पाद मस्तक, तो पाद मस्तक का अर्थ क्या होता है, पाद से तो हो गया आपका पैर, और मस्तक के हो गया आपका सिर, ठीक है। तो पैर सिर ये हो गया। अपाद मस्तक, तो ये आ लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। पाद मस्तक का तो पैर से सिर हो गया, ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और है आपका आपाद मस्तक, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा विलोम शब्द पढ़ते हैं ना हम, जैसे जन्म, जन्म में अगर बड़ा आ लगा दिया जाए तो उसका जस्ट विपरीत अर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार जो पाद मस्तक में आ लग गया है ना, तो इसका उल्टा अर्थ हो गया, सिर से पैर, ठीक है। तो यही पूछा गया है, सिर से लेकर पैरों तक। तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका 3rd वो सही हो जाएगा। और ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये तो कोई सामान्य सा ही शब्द है, सिर पैर, ठीक है। इसके लिए एक और शब्द हम उपयोग करते हैं, आदि से लेकर अंत तक, ये भी इसे प्रयोग में हम लाते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें जो है वो याद रखिएगा। पहला प्रश्न सॉल्व होता है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 12 दिया है आपको कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। पूछा गया है, याद रखना है किसके आधार पर, रचना के आधार पर। हम पूरा डिस्कस करेंगे किसके आधार पर कितना होता है। तो सबसे पहले रचना, ठीक है, संरचना और बनावट। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आगे आप टेस्ट जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा और आपको काफी मजा आएगा। चलिए रचना, संरचना, बनावट और आकृति, तो इनके आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका सही हो गया, लेकिन कौन कौन से 3 होते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो 1 2 3, सबसे पहले होते हैं आपके रूढ़ शब्द, दूसरे यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योग रूढ़, ठीक है। ये तो हो गया रचना आकृति के आधार पर, लेकिन इसके और भी प्रश्न बन सकते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे होता है
उत्पत्ति या उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 5, ठीक है ना। 5 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 और ये 5। पांचों के बारे में सबसे पहले तत्सम हो गया, जो संस्कृत के होते हैं। तद्भव, ठीक है ना, ये इनसे बनते हैं। देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो संख्या हो गई 5। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर आपके 5 होते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर बताइए। प्रयोग के आधार पर तो वो होते हैं आपके 4। कौन कौन से? ठीक है, चारों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपका होता है विलोम शब्द, जिसे हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, विपरीतार्थी। विलोम के बाद हो गया आपका पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची के बाद आ जाता है आपका एकार्थी और इसके बाद आ जाता है आपका अनेकार्थी, ठीक है। तो ये जो शब्द हो गए आपके कितने हो गए? 4 हो गए। एक और पूछा जाता है आपसे विकार के आधार पर बताइए। विकार के आधार पर कौन कौन से होते हैं? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। तो सब हमने देख लिया। कितने प्रश्न हो गए? देखिए, रचना के आधार पर 3 होते हैं, उत्पत्ति उद्गम के आधार पर 5 होते हैं, विकार के आधार पर 2 और प्रयोग के आधार पर 4। तो इतने सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसका सारा डिस्कस कर दिया है। जो चारों विकल्प हैं, देखिए 2 किसके आधार पर? विकार के आधार पर, 3 आपके रचना के, 4 आपके प्रयोग के और 5 आपके उत्पत्ति। हो गए ना चारों विकल्प डिस्कस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां कि राम एक राजपुरुष थे, इसमें चिन्हांकित शब्द है, यानी कि राजपुरुष क्या है? रूढ़ शब्द है, यौगिक है या यगरूढ़ है? तो हमने इनके बारे में क्या पढ़ा कि ये रचना के आधार पर आपके 3 शब्द हैं। तो ये बताना है कि राजपुरुष जो है वो आपका क्या है। तो 13वां प्रश्न का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जो आपके परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं और साथ ही इनका कोई टुकड़े करने पर अर्थ नहीं होता है। टुकड़े करने पर कोई अर्थ जो है वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल किससे बता देते हैं, जैसे सेना हो गया, कच्छा हो गया और गधा इत्यादि जो शब्द हैं, इनको अगर आप स को अलग करें, ना को अलग करें, तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा, कोई अर्थ ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द, ठीक है। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक क्या कहलाते हैं आपके? जिसमें आपका एक शब्दांश और प्लस कोई शब्द हो, एक ही रहेगा, ठीक है। उपसर्ग हो कोई और उसमें कोई शब्द लगा हो, इसके बाद शब्द हो और उसके बाद कोई प्रत्यय लगा हो, ठीक है। संधि वाले शब्द हो जाते हैं, समास वाले शब्द हो जाते हैं, ठीक है। संकर शब्द हो जाते हैं और 2 शब्द, एक शब्द और प्लस एक शब्द भी आपका, अगर आपको ऐसा कहीं दिखे तो आपका क्या होगा? यौगिक होगा, यौगिक होगा। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में क्या है? प्रति उपसर्ग है, तो आपका यौगिक हो जाएगा, ठीक है। आजन्म, आजन्म में क्या है? अव्ययीभाव समास है, क्योंकि आ यहाँ पर क्या है? आपका अव्यय है, तो समास वाले पद भी क्या होंगे? आपके यौगिक होंगे। नेक्स्ट है आपका योगरूढ़। तो योगरूढ़ क्या होते हैं? जितने भी आपके बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास पढ़ा है आपने, बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके योगरूढ़ शब्द, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें, नीलकंठ, तो किसका इमेज बना आपके माइंड में? शिव जी का, ठीक है। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, तो किसका इमेज बना? रावण का, ठीक है ना। तो ये होता है आपका योगरूढ़। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजपुरुष। तो राजपुरुष क्या है? आपका एक सामासिक पद है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये यौगिक शब्द है, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है, यह स्वतः समझ में आ गया में सर्वनाम है, यानी कि स्वतः क्या है आपका? कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, पुरुषवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? बात आई है जब सर्वनाम की, तो सर्वनाम की आपको संख्या होनी चाहिए। तो ये हिंदी में मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि केवल 6 से काम नहीं चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम।
सबको पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से आते हैं? जैसे मैं, तुम, आप और यह, वह। ठीक है, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका यह और वह, इसमें भी आता है पुरुषवाचक में और आगे भी आता है, क्योंकि कुछ जो सर्वनाम है वो दो जगह प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका जो है निजवाचक। निजवाचक, इसमें क्या होता है आपका? आप आपका पुरुषवाचक भी होता है और ये भी होता है। दूसरा है स्वतः। ठीक है, तीसरा है आपका खुद। तीसरा इसमें और अपने आप, एक ही शब्द है अपने आप। ठीक है, और अपना अपना और अपनी अपनी। तो ये जो सारे शब्द हैं वो निजवाचक के अंतर्गत आएंगे। थर्ड है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में कौन कौन आते हैं? जैसे यह हो गया और वह। ये क्या है? दो सर्वनाम है, एक पुरुषवाचक भी है और निश्चय। यह है आपका पास के लिए, जैसे आप कहते हैं यह पुस्तक किसकी है। और दूसरा है वह कार किसकी है, तो वह आता है आपका दूर के लिए। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका आता है अनिश्चयवाचक, यानी कि जो चीज निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कौन कौन आएगा आपका? जैसे कोई वहां पर है लेकिन पता नहीं कौन है। कुछ, आपने कुछ खाया, कुछ भी खा सकते हैं। कई हैं, कितने घोड़े थे? कई घोड़े थे। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चय। पांचवें नंबर पर आता है आपका क्या? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जैसे आपको देखते हैं कि क्या, यहाँ पर तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ही मिल जाएगा। क्या, कौन, कब, कैसा है। तो क्या किसके अंतर्गत आएगा आपका? निर्जीव के लिए, कि यह क्या है। और कौन किसके लिए आया था? सजीव के लिए। ये भी पूछा जाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को और इशारा करेंगे तो वो आप बोलेंगे वह कौन है? वह आपके अंकल हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलेंगे अंकल के लिए यह क्या है। तो यह आप क्या है? टेबल के लिए बोलेंगे कि यह क्या है, यह मोबाइल क्या है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और लास्ट है छठवा आपका जो है वो है संबंधवाचक। यहाँ पर स्पेस आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हम बोल तो रही हैं। संबंधवाचक में कौन आता है आपका? जो और सो। ये संबंध दर्शाते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा तो वो नौकरी पाएगा। ठीक ना, तो जो और सो इस प्रकार से यूज होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए कहाँ क्या पूछा गया है? स्वतः। स्वतः कहाँ दिख रहा है आपके लिए? आपका निजवाचक में। तो इसका जो उत्तर है वो निजवाचक सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ 15वां प्रश्न है, मोहन स्टेशन से आया है में प्रयुक्त कारक है। स्टेशन से आया है, इसमें कारक बताना है। तो कारक चिन्ह हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है बताइए, हिंदी में कितनी होती है? आई थिंक कितनी? ठीक है, तो संस्कृत में जो होते हैं वो 6 होते हैं और हिंदी में जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो देखिए एक साइड हम लिखते हैं कारक और दूसरे साइड लिख दिया हमने चिन्ह। ठीक है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7 और ये पूरा हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 चिन्ह। सबसे पहले होता है कर्ता। तो कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने। दूसरा होता है कर्म। तो कर्म का क्या होता है? को। तीसरा होता है कर्ण। कर्ण का क्या होता है? से या के द्वारा। चौथा क्या होता है? यहाँ पर कर्ता ने, कर्म को, कर्ण ने और से के द्वारा। ठीक है ना, 3 होते हैं। चौथा क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है? संप्रदान का अर्थ होता है के लिए और साथ। ठीक है ना, साथ और साथ ही कोई चीज रुचिकर हो या इच्छा जाहिर की गई हो। ठीक है, तो संप्रदान के लिए, साथ, रुचिकर और इच्छा। संप्रदान के बाद क्या आता है 5वें नंबर पर आपका? अपादान। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछते हैं। अपादान का अर्थ से और साथ ही जहां अलग होने का अर्थ हो। ठीक है, अलग होने का अर्थ हो, अपादान हो गया। अपादान के बाद आता है संबंध। काफी सरल है। संबंध में आते हैं का, की, के
और आपका हो गया 7वां आता है अधिकरण। अधिकरण में आते हैं मैं, ए, पर, और 8वें नंबर पर आता है संबोधन, लास्ट है। अब आपका क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए कारक से आप करके आएंगे, इसलिए प्रयास सही रह रहा है कि आपको जो भी धीरे धीरे जानकारी आएगी वो पूरी देते चलेंगे। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको जो है 10 क्वेश्चन करा दिए हो गया काम। 10 के बदले आपको कम से कम 100 क्वेश्चन की नॉलेज मिलनी चाहिए। वीडियो भले ही आपका 30 मिनट 40 मिनट का कितना कभी हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या दिख रहा है, से, लेकिन मोहन स्टेशन से आया। इसके पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं कहूं आम पेड़ से गिरा, से यहां पर दिख रहा है, यहां भी से है, लेकिन आम जो पेड़ से गिर रहा है क्या हो रहा है, पेड़ से जो है आम अलग हो रहा है। अलग किस में होता है, अपादान से अलग होने का अर्थ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो है मोहन और स्टेशन के बीच यहाँ दूरी बन रही है, मोहन स्टेशन से दूर जा रहा है, दोनों के बीच में संपर्क जो है वो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि लड़का पेड़ से गिरा, तो ऐसे एग्जाम्पल इसमें आते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, दीर्घ बाहु में समास है। तो समास के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए समास का जो विच्छेद आप करते हैं वो। इसका अर्थ क्या होगा दीर्घ बाहु का, कि लंबी भुजाओं वाला, लंबी भुजाओं वाला, किसकी इमेज बनी, भगवान विष्णु जी की, ठीक है ना। तो ये हो गया। लेकिन आप अगर पढ़ के आएंगे तो आपने उत्तर तो इसका निकाल ही लिया कि इसमें क्या है, बताइए बहुब्रीहि समास है। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या परिभाषा है कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। लेकिन इन तीन को भी तो जानना है। इसमें क्या होता है, पहला और पद दोनों, प्रथम और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे राम और लक्ष्मण, तो दोनों पद की बराबर प्रधानता है। कर्मधारा में क्या होता है, इसमें आपका देखिए, इसमें आपका दूसरा पद प्रधान होता है, और क्या रहता है, विशेषण विशेष का संबंध मिलता है। उदाहरण भी देंगे आपके लिए, विशेषण विशेष, जैसे मैं लिख दूं कृष्ण सर्प, ये तो हमने लिख दिया। तो विशेषण क्या है, विशेष क्या है आपका सर्प, लेकिन विशेषता क्या बता जा रही है विशेषण के द्वारा कि सांप तो है लेकिन कैसा है, काला सांप है। अव्ययी भाव में क्या रहता है आपका, इसमें पहला पद प्रधान होता है और जो है लिंग रहता है नपुंसक, लिंग में जो है आपका उदाहरण रहता है, जैसे आजन्म, ठीक है, यथाशक्ति, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके अव्ययी भाव के होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, 17वां प्रश्न है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, बताइएगा। संस्कृत में आपके होते हैं 22 इनकी संख्या और हिंदी में इनकी 12 संख्या है, ठीक है, 12 है। कहीं कहीं आपको 13 भी मिल जाएगा, लेकिन जहां ऑप्शन में 12 नहीं दिखे वहां पर आप 13 लगाएंगे, नहीं तो आप 12 ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए उपसर्गों की संख्या, लेकिन यहाँ पर देखिए परिक्रमा में पूछा गया है, तो इसका आप विच्छेद करेंगे तो क्या, परिधन क्रम, जो चारों ओर एक परिक्रमा की जा रही हो तो परिधन क्रम, या क्रमा भी कह सकते हैं, लेकिन क्रम क्या है, एक उचित शब्द है। तो इसमें क्या हो गया आपका परि, ठीक है ना। ये आपका कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसको काट दीजिएगा, कोई नहीं भी, ये भी हो जाए। अब बचा आपका पहला वाला विकल्प प्रा, ठीक है ना। तो जैसे प्रभात, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से हम प्रा के कई शब्द देख सकते हैं। तो प्रभात हो गया, प्रमाण हो गया, इस प्रकार से। लेकिन परिक्रमा के और भी देख लीजिए, जैसे परिजन है ना, परिजन में परि है आपका, ठीक है ना, परिमाण हो गया, परिपूर्ण हो गया। तो ये इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जिसमें परि देख रहे होंगे आप, उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आसान है, समझने का प्रयास करें बस। चलिए 18वां है, मोटा पा में कौन सा प्रत्यय है। मोटा पा में टापा है, आपा है, अपा है या फिर पा है। तो मोटा पा में आपको प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय जो है इसमें कौन सा होता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 है आपका पा। लेकिन क्यों है बताइए,
तो प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग हमने आपको बताया है कि आगे जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय क्या है? शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है ना, पीछे लगाए जाते हैं। जैसे मोटा और धन पा बराबर क्या बन गया? मोटापा। इसी प्रकार देखिए आप, बूढ़ा धन पा तो क्या बन जाता है आपका? बुढ़ापा। इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। प्रत्यय, प्रत्यय कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ठीक है ना। 3 आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? क्रिया में। ये कहाँ लगते हैं आपके? संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में। और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई भी पुल्लिंग शब्द दिया है तो उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने कहा टापा कोई प्रत्यय होता नहीं है, आपा भी नहीं होता है और अपा भी नहीं होता है। तीनों शब्द बिल्कुल आसानी से आपने हटा दिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा, और ये पहला टेस्ट है सेट ए। तो कमेंट आपको जरूर करना है कि आपको प्रश्न तो अच्छे हैं, सर ने प्रश्न बनाए हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन है समझ आ रहा है नहीं, ये आप बताएंगे तो जिससे हम आगे सुधार कर सकें। चलिए 19वां है, महेश्वर का संधि विच्छेद है। संधि कितनी होती हैं मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। 3 आपको पढ़नी होती है। तो इसमें कौन है? महाधन ऐश्वर्य, महोधन ऐश्वर्य, महेधन ऐश्वर्य या महा प्लस ऐश्वर्य। तो देखिए इसके लिए अगर आपका जो हिंदी व्याकरण है वो थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो आप इसका उत्तर बता पाएंगे कि इसका उत्तर है महाधन ऐश्वर्य। लेकिन क्यों है ये आपको जानना जरूरी है। तो इसका अगर संधि विच्छेद तो आपने देख लिया, इसमें देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? बड़ा आ, और यहाँ से क्या? ए। इनको जोड़ने पर बड़ा अ ही बनता है, ठीक है ना। इसमें संधि बताइए, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक नियम पढ़ा होगा आपने, जहां पर छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटे ए और अ से हो तो वहां पर अ बनता है। ठीक इसी प्रकार छोटा आ बड़ा आ प्लस ओ और औ इनका मेल हो तो फिर औ ही बनता है। और यहाँ पर ये जो 2 मात्राएं दिख जाएं आपको, वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया? वृद्धि संधि। ये तीनों जो विकल्प है वो आपके रॉन्ग है, ठीक है। तो सही उत्तर आपको मिल चुका है। अगले प्रश्न की बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? लिपि, लिपि, लिपि या फिर लिपि। देखिए उच्चारण लगभग सामान्य सा हो जाता है क्योंकि एक से शब्द है, लेकिन यहाँ पर मात्राएं देखिए इसमें दोनों बड़ी पी है, तो लिपि शब्द नहीं होता है, लिपि ये भी नहीं होता है। सही उत्तर क्या है आपका? लिपि। और ये भी नहीं होता है। लिपि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसके लिए क्या करें, आपको भी बुक ले लें हिंदी की, जो आपके पास आपको मिल होगी आपके सेमेस्टर डीएड में रखी होगी, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप रखी होगी आपके पास। उससे वर्तनी का आप टॉपिक निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि कौन सा शब्द कैसा लिखा जाता है। इसके लिए आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसका सेट भी आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।